इम्यूनिटी में इम्यूनिटी, और उस इम्यूनिटी में हमने कल कुछ इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे इम्यूनिटी का, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। मतलब कि पूरे देश में जो बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है वो वैक्सीन किस शेड्यूल के हिसाब से लगाई जाती है, उस वैक्सीन का लगाने का क्या क्या समय है, कौन सी वैक्सीन कब लगाई जाती है, कहाँ लगाई जाती है, वो सारा हम एक एक वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? आवाज़ आ रही है बच्चों? तो ऑनलाइन है भी? है ऑनलाइन? ठीक है। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इसमें ये शेड्यूल है जो हम फॉलो करते हैं। पहले मैं आपको बता दूंगा कि कब कब लगाया जाता है, तो उससे हमारे को थोड़ा रफली आइडिया लगेगा। फिर एक एक वैक्सीन का हम साइट एंड डोज बताएंगे आपको। ठीक है, कौन सी साइट पे दिया जाता है, कौन से रूट से दिया जाता है, कौन से या कितना डोज दिया जाता है। तो यहाँ पर बर्थ पर सबसे पहले बर्थ से वैक्सीन स्टार्ट होगी। बर्थ पर वैक्सीन दी जाती है, वो होती है एक तो बीसीजी की वैक्सीन। बर्थ पे कौन कौन सी दी जाती है? बीसीजी। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिलस कालमेटी गुएरिन। ठीक है, एक साइंटिस्ट के नाम पर है। और बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी से बचाव के लिए, ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है। ट्यूबरकुलोसिस में मेनली दिमाग के टीबी से बचाता है, सेरिब्रल टीबी से बचाता है। दूसरी डोज ओपीवी की पिलाई जाती है बच्चे को जन्म पे पिलाई जाती है, इससे इसको जीरो डोज बोलते हैं या इसको बर्थ डोज भी बोलते हैं। और तीसरा लगाया जाता है हेपेटाइटिस बी, इसको भी जीरो डोज या बर्थ डोज ही कहा जाता है। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, हेपेटाइटिस बी को क्यों दिया जाता है, ये सवाल पूछा जाता है जन्म पे। तो ये इसलिए दिया जाता है कि ये वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोकेगा। वर्टिकल ट्रांसमिशन माँ से बच्चे में अगर हेपेटाइटिस आया तो उसको रोकने का काम करता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन की अवधारणा यहाँ कैसे आई, ये फिनोमिना कैसे आया? क्योंकि हमारे पास अभी हम एएनसी में कोशिश करते हैं कि हर प्रेग्नेंट लेडी का हम HbS-Ag चेक कराएं, यानी कि हेपेटाइटिस बी का स्टेटस चेक कराएं कि इस लेडी को हेपेटाइटिस बी है कि नहीं। ठीक है, हर लेडी का चेक कराते हैं। लेकिन क्या है कि सपोज किसी का चेक कराया और रिजल्ट गलत आ गया, बाई चांस उसको हेपेटाइटिस बी था पर हमारा रिजल्ट गलत आ गया, या फिर हमने जब रिजल्ट लगाया उसके बाद में उस महिला को इन्फेक्शन बाद में हो गया, है ना। दोनों चीज़ें हो सकती है। हमने विंडो पीरियड भी जानते हैं हम कि ऐसा पीरियड होता है इसमें डिजीज पकड़ में नहीं आती। मान लो उस पीरियड में महिला है, तो वो महिला अंदर तो इन्फेक्टेड है पर उसमें टेस्ट नेगेटिव आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ऐसी महिला प्रेग्नेंट होगी तो उसका जो बच्चा जन्म लेगा उसमें भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, बच्चे को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन सारे बच्चों को लगा देते हैं। जितने भी बच्चे हैं जन्म लेते हैं उनको बर्थ पे हेपेटाइटिस बी हमने लगा दिया। तो 3 दवाइयाँ या 3 वैक्सीन यहाँ दिया जाता है। एक तो होता है बीसीजी जो कि लगता है जन्म पे, बी से बर्थ, बी से बीसीजी। ठीक है। दूसरा हो गया ओपीवी, सबसे पहले बच्चे को ओपीवी पिलाते हैं, जिसको हम 2 बूंद जिंदगी की के नाम से नारा जानते हैं, 2 बूंद जिंदगी की। इसका मतलब कितना पिलाया जाएगा? 2 ड्रॉप पिलाई जाएगी। और तीसरा हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाया जाएगा, है ना। तो ओपीवी, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी, ये 3 चीज़ें। देखो, बी से बीसीजी बन रहा है, बी से बर्थ बन रहा है, और हेपेटाइटिस बी में बी आ रहा है, बर्थ में भी बी आ रहा है। और ओपीवी आपको याद ही है, 2 बूंद जिंदगी की। जिंदगी जैसे चालू हुई, बच्चा जैसे जन्म लिया, हमने ओपीवी पिला दिया। इसके बाद नंबर आता है हमारा 6 वीक से। 6 वीक का मतलब हो गया 1.5 महीना। तो हम यहाँ जो लिखते हैं 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना, ये आपको देखना है। 1.5, 2.5, 3.5, इससे याद रह जाएगा। 6 वीक 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, 6 सप्ताह पर, 10 सप्ताह पर, 14 सप्ताह पर, इतनी उम्र होती है तो भी आप याद रख सकते हो अगर ऐसा याद रह जाता है। वरना 1.5, 2.5, 3.5 मंथ पर आपको याद रखना है। अब यहाँ पर कौन कौन से टीके दिए जाएंगे, तो 6 वीक से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने जो ओपीवी का बर्थ डोज दिया था वो 0 डोज था, अब हम बच्चों को कह देंगे ओपीवी 1 पिलाएंगे। तो ओपीवी 1 हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है। अब दूसरा इसके बाद आ गया हेपेटाइटिस का जो बर्थ डोज दिया था उसकी जगह हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज आएगा। अब हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज आना चाहिए, लेकिन क्या है कि यहाँ पे हेपेटाइटिस बी आपको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हम जो पेंटावेलेंट लिखे हैं यहाँ पे, पेंटावेलेंट, इसकी फर्स्ट डोज, इस पेंटावेलेंट में क्या क्या आ गया, इसके अंदर 5 चीज़ें आ गई। नाम है पेंटा, पेंटा का मतलब होता है 5,
तो जब पेंटा का मतलब होता है 5, तो 5 चीज़ें यहाँ पे हमारी आ गई, 5 बीमारियाँ हमारी आ गई। कौन कौन सी? एक तो जो हम बर्थ पे पहले डीपीटी लगाते थे, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटनस। डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटनस, 3 बीमारियों को हम शामिल कर रखा था। चौथी बीमारी हेपेटाइटिस बी ले लो आप, हेपेटाइटिस बी। और एक आता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। तो 5 तरह की बीमारियां पेंटावेलेंट में आ जाती है। एक तो आपका डिप्थीरिया आ जाता है, एक आपका पर्टूसिस आ जाता है, एक टिटनस आ जाता है, एक आपके हेपेटाइटिस बी आ जाता है, और एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। ये 5 बीमारियां हमारी पेंटावेलेंट के अंदर शामिल हो जाती हैं, और ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक वैक्सीन बन जाता है, क्योंकि ये 5 बीमारियों से लड़ रहा है एक साथ। तो 5 हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, इससे मुट्ठी बनती है। तो पेंटावेलेंट एक तरह की मुट्ठी है जो प्रहार कर रहा है 5 बीमारियों के लिए, ठीक है। और ये हम कब लगाते हैं? 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, फिर 3.5 महीने पे, ठीक है। तो ये 2.5 किलो का हाथ है, पहले 1.5 महीने पे लगेगा, फिर 2.5 पे लगेगा, फिर 3.5 महीने पे लगेगा। यहाँ पे 5 बीमारियों के वैक्सीन होने की वजह से एक चीज़ देखने में ये भी आएगी आपको कि इतनी सारी बीमारियों का जब जॉइंट में वैक्सीन दिया जाएगा तो उस बच्चे के बुखार आएगा, ठीक है। तो पेंटावेलेंट का जब भी डोज लगता है तो बच्चे को फीवर आता है, तो बच्चा हमारे पास आएगा तो उसको हमको वैक्सीन लगाने के बाद फीवर की दवाई भी देनी है और पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करनी है, ठीक। दूसरा, इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ स्ट्रॉन्ग होता है। तो इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए पेंटावेलेंट के साथ में सेम साइड पर दूसरा वैक्सीन नहीं लगाया जाना चाहिए। यानी कि आपके पास में अभी, अब चलो आगे चलते बता देते हैं इसी में। तो एक तक हो गया आपका पेंटा। अब पेंटा के बाद में आ जाएगा हमारे पास में रोटा वायरस। रोटा वायरस, रोता नहीं है, ये रोटा है। रोटा वायरस, रोटा वायरस क्या है? ये डायरिया के लिए होता है। छोटे बच्चों को जो डायरिया होता है, वायरल डायरिया, जो बच्चों की डेथ होने के चांस रहते हैं डायरिया की वजह से, वो यहाँ पे हम दे देते हैं रोटा वायरस का ओरल वैक्सीन आता है। इसमें कितनी बूंदे पिलाते हैं? इसमें 5 बूंदे पिलाते हैं। ओरल में 5 बूंदे पिलाते हैं। पोलियो में कितनी पिलाते थे? 2 बूंदे पिलाते थे। रोटा वायरस में कितनी बूंदे पिलाते हैं? 5 बूंदे पिलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बोलेंगे RBV1। 1 क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट डोज है, तो हमने फर्स्ट डोज को 1 ही बोलेंगे। सिर्फ बर्थ डोज को हम 0 बोलते हैं। यहाँ पे आपको यूँ नहीं बोल देना कि ये तो पहली डोज है तो इसको 0 बोले, नहीं, गिनती तो 1 से ही चालू होती है। पर बर्थ पे जो है वो हमने 0 डोज चालू करी, क्योंकि बर्थ पे बच्चे की उम्र होती है 0 दिन। 1 मिनट का बच्चा हुआ, 2 मिनट का बच्चा हुआ, तो 0 से चालू हुआ। 0 से चालू हुआ तो हमने पैदा होते ही वैक्सीन लगा दी हो मान लो, तो उसकी उम्र क्या है? 0 उस समय, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाता है फ्रैक्शनल डोज ऑफ IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। पोलियो के 2 वैक्सीन होते हैं, कल बताए थे, एक ओरल होता है और एक किल्ड होता है, लाइव, जो कि इंट्रामस्कुलर लगता है। ओरल लाइव तो हमने बर्थ पे पिला दिया, और 1.5 महीने पे भी पिलाएंगे, 2.5 पे भी पिलाएंगे, 3.5 पे पिलाएंगे। लेकिन हमारे को जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वाला देते हैं, किस लिए देते हैं? ताकि वो हमें बचाए P2 से। मैंने कल बताया था क्लास में कि पोलियो के 3 वायरस होते हैं, 3 स्ट्रेन होते हैं वायरस के, P1, P2, P3। P2 बड़ा खतरनाक होता है, अगर इसको हम अधमरा देते हैं तो भी ये डिजीज कर देता है। इसलिए हमने ओरल पोलियो में से P2 को हटा दिया। ओरल पोलियो पहले ट्राइवेलेंट होता था, उसमें 3 आते थे, P1, P2, P3, लेकिन अब उसमें 2 ही आ रहे हैं, P1 और P3। P2 हट गया। अब हमें इस P2 के अगेंस्ट में इम्यूनिटी तो देनी पड़ेगी, तो इम्यूनिटी हम देते हैं अब इंजेक्शन से। पहले के टाइम में IPV नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं था। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कब आया? ये बाद में आया। क्यों आया बाद में? क्योंकि जब देखे वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो के केस होने लगे, तो जब स्विच हुआ था, स्विच क्या कि मैंने बताया था 25 अप्रैल सन 2016 को स्विच हुआ था ना। स्विच में क्या हुआ था? स्विच के अंदर ट्राईवेलेंट OPV की जगह बाईवेलेंट OPV का उपयोग किया था। तो ये बात आई थी दिमाग में कि हम यहाँ पे P1, P2, P3 में से P2 को हटा रहे हैं, तो P2 के खिलाफ तो इम्यूनिटी बनेगी ही नहीं। अब P2 की इम्यूनिटी कहाँ से दें? तो P2 की इम्यूनिटी देने के लिए क्या किया कि IPV का इंजेक्शन चालू कर दो, तो उससे हमारे को P2 के खिलाफ इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो इस कारण से ये चालू हुआ, वरना पहले OPV ही था वैक्सीनेशन में, IPV वैक्सीनेशन का पार्ट नहीं था नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का, लेकिन अब वो हो गया। हाँ, ठीक है। अब क्या हुआ, आगे चलते हैं।
दूसरा आएगा इसके बाद में न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। तो न्यूमोकोकल क्या है? ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी क्या है? एक बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी क्या करता है? निमोनिया करता है। अब निमोनिया करता है तो क्या होगा? 1.5 महीने का बच्चा है, 2.5 महीने का बच्चा है, इसको निमोनिया हो गया तो बच्चे की जान पे तो खतरा इकट्ठा हो गया ना। तो इसलिए क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी न्यूमोकोकल का वैक्सीन भी हम दे देते हैं यहाँ पे। तो ये इसको बोलेंगे नंबर 1 डोज है तो पीसीवी। तो अब हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, हमारे पास क्या क्या बचा। ओरल में क्या है, इंजेक्शन में क्या है। तो ओरल में OPV1 RVV1 है ना। RVV मतलब रोटा वायरस वैक्सीन 1 फर्स्ट डोज है। इसके बाद में पेंटा की पहली डोज, यानी कि ये हो गया हमारा 5 बीमारियों से लड़ने वाला मुक्का, पंच बना पेंटा। इसके बाद में फ्रैक्शनल डोज ऑफ IPV FIPV। फ्रैक्शनल डोज का क्या मतलब होता है बच्चों यहाँ पे, कि IPV के अंदर पहले हम 0.5 ml का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाते थे। अब क्या कर दिया, 0.5 में 5 का भाग दे दिया, ओनली 20% वैक्सीन देते हैं 0.1। लेकिन उसको अब इंट्रामस्कुलर की जगह हम जो है इंट्राडर्मल रूट से देते हैं। इंट्राडर्मल रूट कौन सा रूट है? जो BCG वाला दिया जाता था, जो चमड़ी में दिया जाता है, तो चमड़ी पे एक बुलबुला बनता है, इंट्राडर्मल रूट कहलाता है। जैसे अपने वो फपोले पड़ जाते हैं ना गर्म पानी से, बिल्कुल वैसा बनता है। तो यहाँ पे डोज कम कर दी हमने, इफेक्टिविटी ज़्यादा होती है, इंट्राडर्मल रूट ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। और एक है हमारे पास में न्यूमोकोकल वैक्सीन PCV1। तो इंजेक्शन कितने लगेंगे 1.5 महीने पे बच्चे के? 3 इंजेक्शन लगेंगे, एक पेंटा लगेगा, एक FIPV लगेगा और एक न्यूमोकोकल लगेगा। 1.5 महीने का बच्चा, 45 दिन का बच्चा 3-3 इंजेक्शन झेलता है और 2 दवाइयाँ उसको पिलाई जाती हैं। फिर जब वो अगली बार आता है तो वो घबराया हुआ होता बच्चा, तो अगली बार उसकी डोज थोड़ी कम कर देते हैं, ठीक है। तो अगली बार 3 इंजेक्शन की जगह कितने इंजेक्शन लगेंगे? ओनली सिंगल इंजेक्शन। 2.5 महीने पे जब बच्चा आएगा, 2.5 महीने पर यानी कि 10 वीक पे जब बच्चा आएगा तो ओरल तो वही पिलाएंगे, OPV का सेकेंड डोज और रोटा का सेकेंड डोज, लेकिन पेंटावेलेंट का ही डोज मिलता है, पेंटा का सेकेंड होता है। और यहाँ पे FIPV नहीं आता और PCV भी नहीं आता। तो बच्चे को पहली बार 3 शॉट दे दिए, अब वो घबरा गया, आने से मना करता है, तो सोचा अच्छा 3 की जगह तेरे को बच्चा 1 ही देते हैं ना, मजाक की बात है याद करने के लिए। तो उसको 3 की जगह सिर्फ 1 ही इंजेक्शन देंगे, उल्लू बना दिया उसको। अब अगली बार जब वो आएगा, खुशी खुशी आएगा कि चलो 1 ही इंजेक्शन लगने वाला है, तो अगली बार 3 महीने पे, 3.5 महीने पे फिर 3 टिका देंगे उसके। तो यहाँ पे वापिस OPV3 रोटावायरस 3 यानी कि थर्ड डोज दोनों की ओरल, और पेंटावेलेंट की थर्ड डोज, ठीक है। पेंटावेलेंट की थर्ड डोज 1.5 महीने पे चलेगी, 2.5 पे चलेगी, 3.5 पे चलेगी। और FIPV की सेकेंड डोज आएगी 3.5 पे, क्योंकि 2.5 महीने पे हमने FIPV को नहीं दिया। और न्यूमोकोकल वैक्सीन की भी आएगी सेकेंड डोज, क्योंकि ये भी हमने 2.5 महीने पे नहीं दिया। तो बच्चे को बेवकूफ़ बना दिया, 1.5 महीने पे आया बेचारा, 3-3 सुइयाँ घुसा दी उसको फिर अगली बार 2.5 महीने पे, हालांकि बच्चा समझता नहीं है पर याद करने के लिए 2.5 महीने पे बोला उसको कि भाई 1 ही लगाएंगे बच्चा, चल चल चल, 1 ही लगाया। फिर वो 2.5 महीने पे जब आया तो फिर चलो यार 1 ही इंजेक्शन लगा, कोई बात नहीं, अगली बार 1 में तो मैंने लगवा लूँगा। 3.5 महीने पे वापस आया, फिर 3 लगा दिए उसके, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रख लो। अब 9 महीने का बच्चा हो गया तो हर कोई जानता है कि 9 महीने पर मीजल्स लगता है। हालांकि 9 महीने पे ही क्यों मीजल्स लगता है? मीजल्स इतनी खतरनाक बीमारी है जिसकी 95% से ज़्यादा मोर्टिलिटी रेट है, इतनी ज़्यादा सेकेंडरी अटैक रेट इतनी हाई है उसकी, डिजीज की बहुत खतरनाक बीमारी है। फिर भी मीजल्स का वैक्सीन हम जन्म पे नहीं लगाते, हम 9 महीने पे लगाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि 9 महीने तक माँ से जो उसको इम्यूनिटी मिली है बच्चे को, वो इम्यूनिटी उस बच्चे की रक्षा करती है मीजल्स से। 9 महीने की उम्र तक आते आते उस बच्चे के अंदर जो माँ से एंटीबॉडी आई थी वो ख़त्म हो जाती है, तो हमको अब एंटीबॉडी उसको देनी पड़ेगी। अगर उस बच्चे में पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी है तो हम उसमें जब वैक्सीन लगाएंगे तो हमारा वैक्सीन और वो एंटीबॉडी आपस में लड़ेगी और एक दूसरे का असर को ही ख़त्म कर देगी। इसलिए 9 महीने के बाद ही मीजल्स लगता है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते थे एक वैक्सीन MMR, अब MMR का नाम कर दिया MR, मीजल्स एंड रूबेला। तो 9 महीने पे मीजल्स एंड रूबेला की फर्स्ट डोज हमने लगा दी, ठीक है। उसके बाद PCV का बूस्टर भी नहीं लगा दिया हमने। PCV कौन सा? न्यूमोकोकल वैक्सीन जो हमने 1.5 पे लगाया, 3.5 पे लगाया, उसकी हमको एक बूस्टर डोज की आवश्यकता है, तो वो बूस्टर डोज भी हमने लगा दी। IPV में बूस्टर डोज लगेगी क्या? IPV में देखो कहीं है क्या?
आईपीवी के अंदर बूस्टर डोज नहीं होती, क्योंकि आईपीवी एक सप्लीमेंट वैक्सीनेशन है, सप्लीमेंट वैक्सीन है आईपीवी, उसकी बूस्टर डोज नहीं होती। न्यूमोकोकल की बूस्टर डोज लगती है 1.5 महीने 3.5 महीने के बाद में, 9 महीने पे पीसीवी की, न्यूमोकोकल की हमारी बूस्टर डोज लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक वैक्सीन और लिखा हुआ है, ये है JE1। जेई का मतलब क्या है? जापानीज एनसेफेलाइटिस। ये अभी हमारे यहाँ नहीं लग रहा, क्योंकि ये वहाँ लगेगा जहाँ पे जापानीज एनसेफेलाइटिस की एंडेमिसिटी हो, यानी कि जहाँ पे जापानीज एनसेफेलाइटिस जो है वो काफ़ी फैला हुआ हो। ठीक है, जहाँ पे जापानीज एनसेफेलाइटिस के केसेज आते हों वहाँ पे ही लगाएंगे। अब हमारे राजस्थान में अगर जापानीज एनसेफेलाइटिस का केस ही नहीं आ रहा तो उसका वैक्सीनेशन देने से फ़ायदा क्या है ना? बच्चे को एक बार क्यों सुई चुभाए बिना बात के? तो जापानीज एनसेफेलाइटिस अभी यहाँ नहीं रखता। अभी कर्नाटक में 5 दिसंबर को जापानीज एनसेफेलाइटिस स्टार्ट किया पिछले साल 2022 में, है ना? वहाँ पे सभी को कर दिया कि सबको जापानीज एनसेफेलाइटिस का वैक्सीन लगाओ, वो हमारे यहाँ नहीं है। ठीक, तो 9 महीने की बात हो गई। अब 9 महीने के बाद आ गया सीधा 1.5 साल पे, है ना? 1.5 महीने से शुरुआत करी एक तरह से हमने, बर्थ पे तो जो लगाया और 1.5 साल वापस आ गया। तो यहाँ जो 1.5 साल का एक रेंज दे रखा है कि 16 महीने का बच्चा से लेकर 24 महीने तक का बच्चा, 16 महीने से लेकर के 24 महीने तक का बच्चा हमारे पास आ सकता है, हम उसको वैक्सीन कर देंगे। 16 महीने पे आएगा तो भी कर देंगे, थोड़ा लेट आएगा तो भी कर देंगे। पर याद रखने के लिए 1.5 साल हमको याद रखना है कि 1.5 साल के लमसम प्लस माइनस 2-2 महीना कर लो आप। कौन कौन सा वैक्सीन लगाएगा? तो एक तो ओपीवी तो हमारे पास जब भी बच्चा आता है हम उसको पिलाते हैं, 9 महीने पे आता है तब नहीं पिलाते, बाकी हमेशा पिला देते हैं ओपीवी आता है जब। तो हमने 1.5 साल पे आया तो सबसे पहले तो उसको एक तो ओपीवी का बूस्टर डोज पिला दिया, है ना? तो ओपीवी का बूस्टर डोज है, आईपीवी का बूस्टर डोज हमारे पास में नहीं है। फिर उसके बाद में 9 महीने पे जो मीजल्स रेबोला का दिया था टीका, उसका सेकेंड डोज हमने 15 महीने पे 18 महीने पे हमने लगा दिया सेकेंड डोज। ठीक है, MR2 का। जैपनीज इंसेफेलाइटिस जहाँ पे होता है उसका सेकेंड डोज यहाँ पे लग जाएगा। कितना अंतर आया सेकेंड डोज में? 9 महीने से 16 महीने, मतलब लगभग 7 से 8 महीने के बाद में हमने सेकेंड डोज लगाया है MR का और जैपनीज इंसेफेलाइटिस का, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने पेंटावेलेंट के टुकड़े कर दिए। पेंटावेलेंट जो था हमारा, पेंटावेलेंट पे 5 थे, DPT, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन हमारा पूरा हो गया, 4 डोज मिल गई बच्चे को, इसकी हमारे को अब जरूरत नहीं है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की भी हमको जरूरत नहीं है, हमारे पास ये DPT है, इसकी जरूरत है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, DPT का हम एक बूस्टर लगा देते हैं। कब लगा देते हैं? 1.5 साल। हेपेटाइटिस क्यों हटा दिया? देखो DPT की कितनी डोज हुई, एक पेंटा 1 में, एक पेंटा 2 में, एक पेंटा 3 में और एक बूस्टर। हेपेटाइटिस की कितनी डोज हुई बर्थ पे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हेपेटाइटिस बी की 4 डोज हो गई हमारे पास, है ना? इसलिए इसको इसमें से हटा दिया। तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटनस जो है सिर्फ इसका बूस्टर लगेगा। तो DPT का टीका पहले के ज़माने में पेंटा जब नहीं था तो DPT 1, DPT 2, DPT 3 लगा करता था, पेंटा नहीं चलता था। तो अब क्या है, पेंटा आ गया, पेंटावेलेंट आ गया, तो DPT सिर्फ एक बार लगता है, वो भी 1.5 साल के बच्चे में लगता है। ठीक है, उसके बाद में 5 साल पर DPT का बूस्टर लगाया जा सकता है एक और। हालांकि इसमें क्या है, DPT की जगह आजकल DT बूस्टर लगाते हैं, जिसमें P कंपोनेंट नहीं होता, पर्टूसिस कंपोनेंट नहीं होता। ठीक है, 5 साल पे, 5 साल पे जब बच्चा आता है तो उसको OPV भी पिला देते हैं। ठीक है, वैसे भी रूटीन इम्यूनाइजेशन के अलावा भी OPV तो साल भर कोई ना कोई प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पिलाया जाता ही है ना? तो OPV तो ज़्यादा भी पिला देंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं करता। 10 ईयर पे टिटनस का एक वैक्सीन लगेगा और डिप्थीरिया का लगेगा, जो DT की बात कर रहा हूँ। इस तरह से एक TD वैक्सीन आता है, और वापस 16 साल पे भी वापस DPT का यानी TD का एक बूस्टर या एक एक्स्ट्रा डोज यहाँ लगता है। तो 16 साल तक, बर्थ से लेकर के 16 साल तक अलग अलग वैक्सीन लगते हैं। ठीक है, अब इसको मैं एक बार फटाफट वापस से इसका रिकैप समझा देता हूँ। बर्थ पे बच्चा हुआ, हमने सबसे पहले देखा कि टीबी हमारे देश में बहुत खतरनाक बीमारी है और बच्चे का ब्रेन इतना डेवलप नहीं है, अगर इसमें टीबी घुस गई तो इस बच्चे की डेथ हो जाएगी। इसलिए बर्थ पे हमने एक तो BCG जरूर दे दिया, जो कि टीबी के लिए देते हैं। पोलियो हमको पिलाना ही पिलाना है, और हेपेटाइटिस बी इसलिए दिया क्या कि मदर से अगर कोई इन्फेक्शन आया है तो वो इन्फेक्शन खत्म हो जाए। तो ये 3 चीज़ हमने बर्थ पे दे दिया, OPV का 0 डोज, BCG का टीका और हेपेटाइटिस बी का 0 डोज। उसके बाद में 1.5 महीने से
यानी कि 6 सप्ताह से हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया। 6 सप्ताह पे सबसे पहले तो ओपीवी का 1 डोज, उसके बाद दूसरा रोटा वायरस का 1 डोज, दोनों ओरल है ना, ओरल, ओ से ओपीवी, ओ से ओरल, तो दोनों ओरल, ओरल, ओ से ओपीवी, र से रोटा, ठीक है। तो ओरल में हमारे पास 2 आ गए, रोटा एंड ओपीवी। ओरल ओपीवी है 2 बूंद, रोटा है 5 बूंद, ठीक है। इसके बाद में हम इंजेक्टेबल पे आ जाओ, तो हेपेटाइटिस बी जो हमने बर्थ पे दिया था उसकी फर्स्ट डोज आएगी हमारी। अब हेपेटाइटिस तो हम लगाते नहीं है, तो हेपेटाइटिस किस में मिला हुआ आता है, पेंटा में मिला हुआ आता है। तो पेंटा में 5 चीज़ें हैं, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, देन हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन पांचों का मिला के हमने पहला डोज लगाया, जिसको बोलेंगे पेंटा 1। ये कब लगाया, 1.5 महीने पे लगाया, यानी कि 6 वीक पे लगाया। अब ये 1.5 महीने पे भी लगेगा, 2.5 पे भी लगेगा और 3.5 पे भी लगेगा पेंटा। और इसका बूस्टर जो आएगा उस बूस्टर में पेंटा नहीं होगा, ओनली डीपीटी होगा, जो लगेगा हमारे 1.5 साल पर और फिर वापस 5 साल पर, ठीक है, ये याद रह जाएगा। अब वापस 6 वीक पे आ जाओ। 6 वीक पे दूसरी डोज है PCV1, न्यूमोकोकल वैक्सीन 1, जो निमोनिया से बचाएगा। तो न्यूमोकोकल 1 की हमारी फर्स्ट डोज लग जाएगी 6 वीक पर। फिर 10 वीक पे नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने बताया था बच्चे को दूसरी बार मूर्ख बनाना है, हमें सिर्फ एक ही वैक्सीन देना है इंजेक्शन से, और वो इंजेक्शन हम ऑलरेडी पेंटा दे चुके हैं। तो PCV1 2.5 पे नहीं आता, सीधा 3.5 महीने पे आता है। और फिर PCV का बूस्टर लग जाता है 9 महीने पे, जब बच्चा हमारे पास आता है तब। उसके बाद एक आ गया हमारे पास फ्रैक्शनल IPV। मैंने बताया था 1.5 महीने पे बच्चे को 3 इंजेक्शन लगते हैं। एक पेंटा हो गया, 2 तो ओरल होती है, 3 इंजेक्शन होते हैं। एक पेंटा हो गया इंजेक्शन में, एक हमारे पास में PCV हो गया, तीसरा हमारा IPV का फ्रैक्शनल डोज, यानी कि 0.1 ml जो इंटरनल लगेगा, ठीक है। वो हमको कब लगाना है, एक तो 6 वीक पे लगाना है, 1.5 महीने पे। 2.5 महीने पे मैंने बताया सिर्फ एक ही इंजेक्शन है पेंटा, फिर 3.5 पे IPV का फिर वापस से रिपीट डोज आ जाएगा। और IPV का बूस्टर होता नहीं है, क्योंकि OPV का हम बूस्टर दे रहे हैं। वो कब दे रहे होते हैं, अभी आ गया था आपके सामने, 18 महीने पे दे रहे। अब 9 महीने पे बच्चा आया, तो 9 महीने पे हमने उसको क्या क्या दिया, एक तो MR1 दे दिया, मीजल्स रूबेला कैंपेन चला था हमारे देश में, पहले MMR होता था, आजकल MR का टीका लग रहा है। तो 9 महीने पे हमने MR दे दिया। MR 9 महीने पे देने के साथ साथ कुछ कुछ एरिया में जापानीज इंसेफ्लाइटिस का टीका लगा दिया। तो इनका जो बूस्टर लगेगा, जो लगेगा वो कब लगेगा, वो लग जाएगा हमारा 9 महीने के बाद सीधा 18 महीने, यानी कि 16 से 24 महीने की रेंज में। तो वहाँ मीजल्स का सेकंड हो जाएगा और हमारा इसका क्या नाम से जापानीज इंसेफ्लाइटिस का भी सेकंड हो जाएगा। अब 9 महीने पर हमारे पास बच्चा जो आया वो एक एक्स्ट्रा डोज क्या ले रहा है, PCV के बूस्टर की डोज ले रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गए 9 महीने पे मीजल्स रूबेला जापानीज इंसेफ्लाइटिस एंड PCV बूस्टर हो गया। फिर 1.5 साल पे हमने 9 महीने पे जो वैक्सीन दिए थे मीजल्स रूबेला जापानीज, उनका सेकंड डोज हमने वापस दे दिया, ठीक है। 1.5 साल पे बच्चे को OPV वापस पिला दिया, उसको हमने बूस्टर बोल दिया। 1.5 साल पे हमने DPT का बूस्टर दे दिया, तो हमारे 1.5 साल वाला मीटर सारा खत्म हो गया, देखो सारे खत्म हो गए। इसके बाद में मोटा मोटा तो 1.5 साल में वैक्सीनेशन हमारा खत्म हो जाता है। 5 साल का बच्चा जो है उस तक तो हम वैक्सीनेशन को कंप्लीट मान लेते हैं। 5 साल पे हमने DPT का एक बूस्टर और लगा दिया, एक OPV अगर कोई पिलाना चाहे तो पिला दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, बूस्टर ऑलरेडी लग चुका है। उसके बाद 5 साल के बाद 10 साल और 16 साल पे सेम डोज लगेगी डिप्थीरिया एंड टिटनस का TD या DT जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा टोटल जो है वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि कौन सा वैक्सीन किस समय लगता है या कौन सा वैक्सीन किस समय नहीं लगता। इससे आपको तो याद रहेगा। अब दूसरा हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सा वैक्सीन बॉडी में किस किस साइट पे लगता है और कौन कौन से रूट से लगता है, ये हमको नेक्स्ट इसके अंदर करना है, ठीक है। ठीक है, गुड। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो हमने स्टार्ट वैक्सीनेशन होता है बच्चे से नहीं, माँ से, क्योंकि हम पढ़ते हैं ममता कार्ड। ममता कार्ड देखा आप लोगों ने, ममता कार्ड एक कार्ड होता है, इसको MCH कार्ड बोलते हैं, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ कार्ड। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ कार्ड है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बच्चे के तो वैक्सीन लगेगा लगेगा, लेकिन उसकी माँ के भी तो वैक्सीन लगेगा। अब माँ के वैक्सीन कब लगता है, जब वो गर्भवती हो जाती है। गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसके 2 टिटनेस के टीके लगते हैं। एक तो लगता है जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई उसको TT1 बोलते हैं, और दूसरा उसके 28 दिन बाद में TT2 लगता है। अगर कोई महिला 3 साल के अंदर अंदर दोबारा प्रेग्नेंट हो गई तो उसको TT1 TT2 लगाने की जरूरत नहीं है, उसको TT का सिर्फ एक डोज लगा देंगे, TT बूस्टर, तो भी उसके काम चल जाएगा।
पर क्या इतना कोई ध्यान देता नहीं है, तो दोनों डोज लगा दी जाती है। दोनों डोज लगाने से कोई साइड इफेक्ट उसमें नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे टीटी का टीका कहाँ लगेगा? अर्ली इन प्रेगनेंसी पहला डोज, टीटी का दूसरा टीका 4 सप्ताह के बाद में टीटी1 के। कितना कितना डोज है? 0.5 0.5। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसके अंदर आपको याद ये रखना है कि टीटी कौन कौन से 0.5 है, कौन कौन से 0.1 है। तो आप सिर्फ 0.1 वाले याद रख लो। 0.1 कब होगा? देखो हमारी मसल जो है वो बड़ी होती है, जबकि हमारी स्किन जो है वो पतली होती है। अगर हम स्किन के अंदर 0.5 ml घुसाएंगे तो स्किन फट जाएगी और इंट्राडर्मल इंजेक्शन नहीं लगेगा। तो 0.5 की डोज को आप इंट्राडर्मल कभी भी नहीं लगा सकते। 0.5 डोज को आप आईएम ही लगा सकते हो। आप सबक्यूटेनियस भी लगा दोगे 0.5 को, लेकिन इंट्राडर्मल लगाना है तो आपके पास डोज कम हो जाएगी, तभी इंट्राडर्मल लगेगा। तो 0.1 डोज 5 गुना कम कर दिया, 0.5 में 5 का भाग दे दो तो 0.1 बचता है। तो 0.1 ml डोज जो है वो इंट्राडर्मल में लगेगी, ठीक है। तो जहाँ इंट्राडर्मल आएगा वहाँ 0.1 आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। एक तो इस तरह से याद रख सकते हो। तो टीटी का 0.5 है, आईएम लगता है, अपर आर्म में लगा दो, कोई सी भी में लगा दो, राइट में लगा दो, लेफ्ट में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीटी बूस्टर मैंने बता दिया, 3 साल के अंदर अंदर अगर महिला दोबारा प्रेग्नेंट हुई है तो वही टीटी लगेगा, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लगेगा, और अपर आर्म या में लगेगा, लेफ्ट या राइट कहीं भी लगा सकते हो। टीटी को ग्लूटियस में नहीं लगाना, डेल्टोइड में लगाना, ठीक। अब आ गया इन्फेंटिकली। तो पहला डोज है बीसीजी, बेसिलस कालमेटी ग्वेरिन। बेसिलस कालमेटी ग्वेरिन मसल में नहीं लगता, सब जानते हो, इंटरडर्मल लगता है। इंटरडर्मल लगाते हैं लेफ्ट हैंड पे, ताकि यहाँ निशान बनता है, मार्क बनता है इंटरडर्मल से। इंटरडर्मल से ही मार्क बनेगा, मार्क इंट्रामस्कुलर से नहीं बनेगा। इंटरडर्मल से जो निशान बनेगा वो निशान उसको जीवन भर रहेगा। जीवन भर उस बच्चे का हम कभी भी चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई तेने ज़िंदगी में बीसीजी लिया था कि नहीं लिया था। अगर फील्ड में नर्सिंग स्टाफ सर्वे करने जाता है तो किसी बच्चे का वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ, वो इंटरडर्मल मार्क जो है बना है उस मार्क को देख करके पता लगा सकता है, ठीक है। इसके बाद में बर्थ पे लगाना है एज सुन एज पॉसिबल, और 1 साल की उम्र तक के पहले पहले हमको लगा देना है। कितना लगेगा? 0.1 ml लगेगा, ठीक। लेकिन बर्थ पे बच्चे को 0.05 लगेगा, 0.1 ml का भी आधा, क्योंकि बर्थ पे उसकी स्किन बहुत वीक होती है। अगर 0.1 लगा दिया तो वो भी नुकसान करेगा। इसमें क्या है, 1 महीने तक का बच्चा है तो 0.05, और 1 महीने से 1 साल तक का है तो 0.1 ml इंट्राडर्मल लगेगा। और कौन सी जगह लगेगा? लेफ्ट अपर आर्म पे। तो मैं एक बच्चा बना रहा हूं यहाँ पे, और हमने इस बच्चे के ये बॉडी बना दी और ये लेफ्ट अपर आर्म बना दी, यहाँ लग गया बीसीजी, ठीक है, बीसीजी। अब इसी समय बच्चे ने एक वैक्सीन और लिया था बर्थ पे, उसका नाम था हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन से, वो हमने यहाँ लगा दिया पाँव में, हेपेटाइटिस बी। तो पहला तो हो गया ये, और दूसरा हेपेटाइटिस बी हो गया ये यहाँ पे, है ना। और एक हमने पोलियो पिला दिया। तो हेपेटाइटिस बी कहाँ लगा है? पाँव पे लगा है, थाई पे लगा है। थाई कौन सा एस्पेक्ट होता है? एंटेरोलेटरल। एंटेरोलेटरल मतलब जैसा हमारा थाई है तो आगे से लेटरल की साइड, यहाँ पे जो मसल होती है इसमें वास्टस में हमने लगा दिया, ठीक है। अब इंट्रामस्कुलर लग गया हेपेटाइटिस बी भी। ओपीवी हमने बर्थ पे पिला दिया, 2 बूंद ओरल है, ओपीवी में कोई टेंशन लेनी नहीं। अब ओपीवी 1 2 3 कब कब लगेगा, कब कब पिलाएंगे? 6 वीक पे, 1.5 महीने पे, 10 वीक पे, 2.5 महीने पे, 14 वीक पे, 3.5 महीने पे। उसके बाद में 5 साल तक कभी भी दे सकते हो इसको आप। ओपीवी की एक्स्ट्रा डोज भी चली जाती है तो कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए कभी जब कैंपेन चलता है तो घर घर जाके ड्रॉप पिलाते हैं, वो एक्स्ट्रा डोज पिलाते हैं। उसमें ये बोलते हैं बच्चे का वैक्सीनेशन हो गया तो हम तो नहीं पिलाएंगे, तो वो नहीं करना है, वो सबको पिलाना है उसको, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है पेंटावेलेंट, जो कि बच्चे को 3 बार लगा था, 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे और 3.5 महीने पे। क्लियर शो नहीं है, हाँ थोड़ा इसमें दिक्कत है, क्लियर इतना शो नहीं हो रहा है क्योंकि बड़ी है ना इमेज, तो ये थोड़ा पिक्सल इसके फट गए हैं, पर कोशिश करो देखने की, है ना। और नहीं तो फिर जो है इसको अपन NIS जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल लिख करके इंटरनेट पे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दे रखा है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो पढ़ा मैं यहाँ देता हूँ, फिर आप समझ उसमें एक बार वहाँ से लेना, ठीक है। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के नाम से तो पेंटावेलेंट है, 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीने पे लगता है।
पेंटावेलेंट में हेपेटाइटिस बी आया था, ठीक है। हेपेटाइटिस बी हमने कैसा लगाया था, इंट्रामस्कुलर, तो पेंटा भी पूरा इंट्रामस्कुलर ही लगेगा, क्योंकि ऐसा तो कर ही नहीं सकते कि एक इंट्रामस्कुलर डाल दिया और दो चीज़ें सबक्यूटेनियस वाली डाल दी या कोई चीज़ इंटरडर्मल वाली डाल दी। पेंटावेलेंट में 5 थे, उन पाँचों में एक हेपेटाइटिस बी भी था जो हमने लेफ्ट साइड लगाया था, तो हम इसको एंटरलेटरल थाई में ही लगा देंगे और लेफ्ट साइड ही हम इसको लगा देंगे, है ना। राइट भी लगाते थे पहले, पर आजकल क्या डोज बढ़ गई ना, नंबर ऑफ वैक्सीन बढ़ गए। पहले न्यूमोकोकल नहीं होता था, आईपीवी नहीं होता था, तो राइट में लगा देते थे, लेकिन आजकल क्या है, लेफ्ट में जैसे लगा दिया, तो हमने यहाँ लगा दिया पेंटा, ठीक है। अब पेंटा भी इधर लग गया लेफ्ट में। इसके बाद बच्चा आया 1.5 महीने पे वापस, तो उसी समय साथ में पेंटा के साथ, तो न्यूमोकोकल वैक्सीन हमको इसको देना है। अब न्यूमोकोकल वैक्सीन भी सेम 0.5 ml लगता है। कब कब लगता है, एक तो 1.5 महीने पे, एक 3.5 महीने पे, और 9 से 12 महीने पे बूस्टर डोज लगती है। एंटेरोलेटरल साइड ऑफ थाई पे ही लगेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, राइट थाई पे लगा देंगे, क्योंकि बच्चा इस समय लेफ्ट पे 1.5 महीने पे यहाँ पेंटा ठोक दिया था उसके, यहाँ उसके पीसीवी लगा दिया। मैंने अभी अभी बताया था आपको कि पेंटा के अंदर 5 बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। तो पेंटावेलेंट जो है उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे वायरस, अलग अलग बीमारियों के वायरस हैं, अलग अलग बीमारियों के बैक्टीरिया हैं, तो हमको वहाँ पे और दूसरा इंजेक्शन साथ में नहीं देना। हमने पहले हेपेटाइटिस बी दिया था, तो बर्थ पे दिया था, अब 1.5 महीने बाद पेंटा दे रहे हैं, तो यहाँ पेंटा के अलावा अगर उसके लेफ्ट में आपने पेंटा मारा है, तो लेफ्ट में पेंटा के अलावा दूसरा नहीं लगाओगे। लेकिन हमारे को अब 2 इंजेक्शन और देने, एक तो हमको देना है न्यूमोकोकल और एक देना है आईपीवी। तो कैसे करें इसको, तो न्यूमोकोकल वैक्सीन तो हमने राइट साइड में लगा दिया। अब आईपीवी को कहाँ लगाएंगे, तो आईपीवी की मैंने बताया था आपको फ्रैक्शनल डोज है। फ्रैक्शनल डोज है मतलब 5 गुना कम डोज है, 0.1 है। तो अगर 0.1 डोज है तो आईएम नहीं दे सकते, उसको कैसे देना है, हमारे को इंट्राडर्मल देना है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है, एक तो रोटा वायरस है, ये तो ओरल पिलाना है, तो इसको तो छोड़ दो। इसके बाद में आता है हमारा फ्रैक्शनल आईपीवी, तो उसको हम राइट साइड में यहाँ इंट्राडर्मल लगा देते हैं, ठीक है। राइट साइड में यहाँ इंट्राडर्मल लगाते हैं। तो बच्चे को हमने कैसे पकड़ा, लेफ्ट हाथ लेफ्ट पाँव, राइट पाँव, राइट हाथ, यूं घुमा के लाए अपन ऐसे, लेफ्ट पहले हाथ पकड़ा, बीसीजी लगाया, उसके बाद में हेपेटाइटिस बी लगाया, पेंटा लगाया, फिर न्यूमोकोकल इधर लगाया, और फिर वापस राइट हैंड पे आ गए, तो हमने एक यू बना दिया है ऐसे, ठीक है। तो एक सीक्वेंस है, यहाँ से चालू होकर यूं नीचे से घूम के ऊपर आता है ना, याद रख लेना इससे। बीसीजी लेफ्ट हैंड में, इंट्राडर्मल पाँव में आया तो मस्कुलर, ठीक है, पाँव में आ गया, इंट्रामस्कुलर हो गया। हेपेटाइटिस बी पेंटा दोनों सेम चीज़ें हैं, मतलब हेपेटाइटिस बी है और पेंटा में भी हेपेटाइटिस बी है, तो दोनों लेफ्ट पे डाल दिए, राइट पे न्यूमोकोकल डाल दिया। अब वापस हाथ पे आ जाओ, तो हाथ पे हमने इंट्राडर्मल लगा दिया। तो बच्चे के बॉडी के चारों हाथ पाँव ले लिए हमने, दोनों हाथ दोनों पाँव ले लिए। पहले इस हाथ से शुरू किया, लेफ्ट से शुरू किया, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, नीचे गए ऊपर आए, नीचे गए ऊपर आए, ठीक है। इस तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी नेक्स्ट पिक्चर अभी बाकी है भाई। इसके बाद आईपीवी जो मैं बता रहा था, आईपीवी का हमने 0.1 ml का आईडी डोज दे दिया राइट अपर आर्म में। अब इसके बाद में देखो, ऐसे गए लेफ्ट लेफ्ट राइट, अब कहाँ जाएंगे, यहीं रुक जाओ, एमआर आ गया, मीजल्स रुबेला का 0.5 ml देंगे सब क्यूटेनियस और राइट अपर आर्म में। यानी कि हमने 3.5 महीने पे बच्चे को जो फ्रैक्शनल आईपीवी दिया था, वो हमने राइट यहाँ पे आईडी दिया था, यहीं पे अब सबक्यूटेनियस लगा देना है। आपको जगह वापस इधर उधर नहीं जाना, यानी कि हमने लेफ्ट से शुरू किया, लेफ्ट पे नीचे उतरे, राइट पे पकड़े और राइट से ऊपर चढ़े, ऐसे जाके यूं आए, है ना। तो ये सीक्वेंस आप याद रखना है। बच्चे को लेफ्ट में हमने बीसीजी लगाया, आईडी दिया, फिर नीचे उतर गए, लेफ्ट लेग ले लिया, लेफ्ट पाँव ले लिया, थाई ले लिया, उसमें हमने हेपेटाइटिस बी और पेंटा दे दिया, फिर राइट साइड मूव कर गए, राइट में हमने न्यूमोकोकल दे दिया, फिर राइट में ऊपर चढ़ गए, तो राइट हाथ पे आ गए, तो यहाँ पे हमने राइट हैंड पे क्या दे दिया, आईपीवी का इंट्राडर्मल। और फिर जब बच्चे का एमआर का टाइम आया, तो इसी जगह हमने सबक्यूटेनियस एमआर लगा दिया। तो हमारे जो मोटे मोटे वैक्सीन जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ पे जापानीज इंसेफ्लाइटिस चल रहा है, वहाँ पे भी एमआर के साथ में जापानीज इंसेफ्लाइटिस सेम सबक्यूटेनियस दिया जाता है, लेकिन ये लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है, बस इसमें थोड़ा चेंज है। क्योंकि 9 महीने पे जब बच्चा एमआर लगवाने आ रहा है, तो आप राइट में एमआर लगा रहे हो, तो वहीं सबक्यूटेनियस एमआर लगा रहे हो, तो वहाँ जेई नहीं लगा सकते,
तो आपको अपोजिट आर्म पकड़नी पड़ेगी इस कारण से। तो अच्छी बात है, अभी राजस्थान में जापानीज एन्सेफेलाइटिस नहीं चल रहा, इसलिए इसके ऊपर राजस्थान में तो एग्जाम आना थोड़ा मुश्किल है। एक 9 महीने पर विटामिन ए की डोज पिलाई जाती है 1 लाख यूनिट। ये मैंने विटामिन ए पढ़ाया था तब बता दिया था, वैसे तो 9 महीने पे विटामिन ए हमको पिलाना होता है, ठीक है। अब डीपीटी बूस्टर पे आ जाओ। डीपीटी बूस्टर 1.5 साल पे लगेगा, 0.5 लगेगा, इंट्रामस्कुलर होगा, सिमिलर पेंटावेलेंट ही है ये। जैसे पेंटावेलेंट था उसमें डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा थी, तो हमने डीपीटी ले लिया यहाँ पे ओनली पेंटा की जगह। तो एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, वही लेफ्ट थाई पे लगा दो इसको, ठीक है। उसके बाद में मीजल्स का वापस आ गया सेकेंड डोज, तो जहां पे पहले लगा था मीजल्स वहीं लगाना है, 0.5 सबक्यूटेनियस राइट अपर आर्म में, राइट अपर आर्म में सेम है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस का अगर बूस्टर आएगा सिमिलर कंडीशन, जहां पहले लगाया था, पहले लेफ्ट अपर आर्म में लगाया था, सबक्यूटेनियस लगाया था, वापस वहीं का वहीं हो जाएगा। ओरल पोलियो को तो ओरल ही पिलाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन ए वापस सेकंड डोज आ सकती है, इसमें कोई पिलाने का कोई इश्यू है नहीं। डीपीटी बूस्टर का सेकंड डोज 5 साल पे आएगा। यहाँ पे 5 साल पे बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी मसल बढ़ जाती है, तो उस समय उस बच्चे को हम आर्म पे आईएम दे सकते हैं, ठीक है। डीपीटी का बूस्टर बच्चे के 5 साल के हाथ पे लग सकता है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी मसल अब बढ़ चुकी है। पहले बच्चा छोटा था, मसल बड़ी नहीं थी, इसलिए हम इंट्रामस्कुलर हम पाँव में लगाया करते थे। अब क्या है, बच्चा बड़ा हो गया 5 साल पे, तो उसकी मसल का साइज उतना बड़ा तो हो गया कि हम उसको दे सकते हैं। तो इस कारण से बात ध्यान रखना कि बूस्टर डोज जो लगती है डीपीटी की, जो कि 5 साल पे लगती है, और टीटी की जो डोज लगती है 10 साल और 16 साल पे, इनको हम आर्म में लगा देते हैं, ठीक है। आई में भी ये सिलेबस में से ही आएगा क्या सर? हाँ ये तो है। देखो जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है ये नर्सिंग के हर कोर्स में है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे टॉप मोस्ट लेवल का हो, चाहे छोटे से छोटे लेवल का हो, क्योंकि जो वैक्सीनेशन करते हैं वो होती है एएनएम, एएनएम दीदी करती है। अब एएनएम सिस्टर जो कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉई है वो सबसे बेसिक एम्प्लॉई है। एएनएम के जस्ट नीचे फिर आशा आती है, आशा हमारी एम्प्लॉय नहीं होती, आशा तो हमारे लिए एक क्या होती है, एक स्टाफ है जिसको हमने टेम्परेरी रिक्रूट किया हुआ है। उनको कोई सैलरी ऐसे एएनएम की तरह से नहीं मिलती है, उनको एक ऑनरियम मिलता है ना। तो एएनएम मिनिमम है, और एएनएम मिनिमम लेवल पे है, बेसिक लेवल पर है, तो एएनएम सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन करती है और फील्ड में सबसे ज़्यादा काम करती है, ठीक है ना। एएनएम से ज़्यादा काम एक डॉक्टर भी नहीं करता है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे पता है एएनएम कितना काम करती है, सबसे ज़्यादा काम है। एएनएम के पास जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं उतनी डॉक्टर के पास भी नहीं होती हैं, तो वो उसको भी वैक्सीनेशन आना चाहिए, क्योंकि वही तो वैक्सीन लगा रही है। तो जब एएनएम को अगर वैक्सीनेशन आना चाहिए तो फिर तो भैया जब सबको ही आना चाहिए, एएनएम के ऊपर जीएनएम को भी आना चाहिए, और उसके ऊपर और कोई है तो उसको भी आना चाहिए, है ना। तो वैक्सीनेशन तो बेसिक है और सबको ही आना चाहिए ये हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो ये हमारे रूट्स वगैरह हो गए, आपको याद करने का तरीका बता दिया। 8 सब्जेक्ट वाले जीएनएम की तैयारी कर सकते हैं क्या? उसके अंदर आपने अगर जीएनएम का कोर्स किया हुआ है तो, है ना, जीएनएम का कोर्स किया हुआ है तो ही कर सकते हैं, नर्सिंग कर रखी है वो ही दे सकता है। इसके बाद में आ जाते हैं एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। सिंपल सी बात है, कोई भी वैक्सीन कराता जाता है, बाहरी प्रोडक्ट है, बाहरी प्रोडक्ट हमारे शरीर में इंजेक्शन से जाएगा, अगर इंजेक्शन से जाएगा तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उन साइड इफेक्ट्स को हम बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। अब ये क्यों क्यों हो सकते हैं कि भाई बाहर से जो वैक्सीन बन के आया उस वैक्सीन में कुछ बनाने में गड़बड़ होगी इसकी वजह से, या हमने इंजेक्शन लगाया, हमने गलत तरीके से इंजेक्शन लगा दिया उस वजह से, हमको इंट्राडर्मल लगाना था हमने सबक्यूटेनियस कर दिया, इंट्रामस्कुलर को इंट्राडर्मल कर दिया, ऐसी छोटी लोकल रिएक्शन हो गई, किसी के हाथ सूजन आ गई, रेशेज हो गए, ब्लीडिंग हो गई, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। यहाँ पर तो सबसे पहला होता है इवेंट इनहेरिटेंट टू इनोकुलेशन, मतलब इनोकुलेशन मतलब इंजेक्शन, इंजेक्शन की वजह से क्या क्या इवेंट आएंगे। तो इंजेक्शन की वजह से लोकल रेडनेस हो सकती है, लोकल रिएक्शन हो सकती है, एब्सेस बन सकता है, बच्चे को बुखार आ सकता है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमारी हो जाती है। दूसरा आ जाता है इवेंट ड्यू टू प्रोग्राम एरर। प्रोग्राम एरर क्या होता है? ये होता है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन में गड़बड़ हो गई, पूरा प्रोग्राम हेल्थ डिपार्टमेंट का जो चल रहा है उसमें सब जगह पे कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ मिली, मान लो वैक्सीन जहाँ बन रहा है वहाँ पे गड़बड़ हो गई, अगर वैक्सीन लगाने वाले ने गलती कर दी, रूट सही से नहीं लगाया, या फिर
मैंने बताया था नॉर्मल सलाइन की जगह डिस्टिल वाटर मिला दिया तो उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं करी हमने, अगर हमने एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं करी, निडल हमने इन्फेक्टेड निडल लगा दी तो बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर हमको बोला है कि 26 गोज की निडल लेनी है, हमने बड़ी निडल ले ली तो बच्चे को ब्लीडिंग हो सकती है उस जगह से। ये सारी चीज़ें मतलब प्रोग्राम में गड़बड़ है। प्रोग्राम जहाँ से वैक्सीन बन के आया वहाँ से लेकर जिसने लगाया वहाँ तक ये पूरा प्रोग्राम है, या तो वैक्सीन ख़राब या वैक्सीन लगाने का तरीका ख़राब, या जो है उसको मिलान वैक्सीन का मिक्सिंग करी वो ख़राब, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ आपने प्रोग्रामिंग में होगी। तीसरा, इवेंट्स ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी मतलब एलर्जी। आपको या बच्चे को जिसको वैक्सीन लगा उसके वैक्सीन के प्रोडक्ट की वजह से एलर्जी है। और एलर्जी दो तरह की होती है, एक तो होती है फास्ट एलर्जी, फटाफट रैपिड एलर्जी, इंजेक्शन लगाते एनाफाइलेक्सिस हो गया, और एक होती है डिलेड एलर्जी जो कुछ दिनों के बाद होती है। तो जो ये वाली एलर्जी है फटाफट वाली, ये बड़ी खतरनाक होती है, इसलिए हर वैक्सीनेशन सेंटर के पास एड्रेनलिन, डेक्सामेथासोन ऐसी चीज़ें होनी चाहिए इमरजेंसी को डील करने के लिए। एनाफाइलेक्टिक शॉक अगर किसी को हो गया तो उसको डील करने के लिए, ठीक है ना। सर एएसआई की लाइव क्लास नहीं चल रही है क्या? ये बेटा आप एएसआई की मुझे उसका आइडिया नहीं है, मैं तो नर्सिंग वाला पोर्शन ले रहा हूँ अभी। एएसआई की लाइव क्लास चल रही क्यों चल रही है आप उसको ऑफिस से बता देंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद में इवेंट्स ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन लगाने के बाद कई बार पैरालिसिस के केसेज आ जाते हैं, पैरालिसिस के केसेज आ जाते हैं, ब्रेन में इन्फेक्शन के केसेज आ जाते हैं। कुछ कुछ एग्जांपल्स, इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं बताता हूँ कि पोलियो के वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो, ओरल पोलियो वायरस जब टीओपीवी पिलाते थे तो उसमें P1 P2 P3 होता था। ये P2 जो था वैक्सीन होते हुए भी पोलियो कर देता था। तो पोलियो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की बीमारी है, लेकिन आजकल ये केस बंद हो गए क्योंकि टीओपीवी में से हमने B2 को भगा दिया, तो हमारे पास अब बचा ओनली बीओपीवी, बाइवेलेंट बचा। अब सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन एन्सेफेलाइटिस, इसको शॉर्ट पे बोलते हैं सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन एन्सेफेलाइटिस SSPE, इसके केसेज आते हैं मीजल्स के वैक्सीन के बाद में, किसी किसी में, सब में नहीं आते। फिर ब्रेकियल न्यूराइटिस के केस होते हैं डिप्थीरिया वाले में, डीपीटी के वैक्सीन से ब्रेकियल न्यूराइटिस, हमारा यहाँ ब्रेकियल सिस्टम होता है वो खराब हो जाता है। और जीबी सिंड्रोम, गुलेनबेरी सिंड्रोम हो सकता है स्वाइन फ्लू के वैक्सीन से, ये हुआ भी है कुछ कुछ लोगों को। तो ये कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है, ये कभी हो जाते हैं बाई चांस, बहुत रेयर चांस है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दो इंपॉर्टेंट है, एक तो SSP इंपॉर्टेंट है, मीजल्स की वजह से होता है क्योंकि वेब तो होना बंद हो गया। दूसरा जीबी सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है जो इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन से होता है। पर जीबी सिंड्रोम इन्फ्लुएंजा से होता है, इन्फ्लुएंजा हमारे NIH का पार्ट नहीं है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट नहीं है। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट जो है अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले तो पोलियो के केसेस हो जाते थे, पोलियो के ओरल से, लेकिन वो हमने बंद कर दिया। मीजल्स के केस, मीजल्स के वैक्सीन से SSPE हो सकता है, और DPT से हमारे ब्रेकियल न्यूराइटिस हो सकता है। ये तीन इंपॉर्टेंट हुए। इसके बाद में फिफ्थ है इवेंट्स ड्यू टू प्रोवोकेटिव रिएक्शन। प्रोवोकेटिव रिएक्शन क्या हुई कि एक बच्चा है जिसको पोलियो का इन्फेक्शन हो चुका है, लेकिन वो अभी चुपचाप है बॉडी में, उस बच्चे के DPT का टीका लगाया, उस DPT के टीके से फीवर आया और फीवर ने प्रोवोक किया और उस बच्चे को फीवर के साथ में पोलियो डेवलप हो गया, है ना। तो ये हो सकता है, बहुत कम केसेज हैं ऐसे, पर हो सकता है। तो वैक्सीन जो है ये ट्रिगर कर सकते हैं कोई बॉडी में रिएक्शन को, क्योंकि वैक्सीन हमारी इम्यूनिटी से छेड़छाड़ कर सकता है। तो इम्यूनिटी के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसकी वजह से कोई दूसरा इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद में आते हैं अदर इवेंट्स, जिसमें क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, जैसे अगर हमने कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उस प्रेग्नेंट लेडी को हमने रूबेला का इंजेक्शन लगाया तो उसके बच्चे के अंदर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, है ना। डैमेज टू द फीटस फॉलोइंग रूबेला वैक्सीनेशन टू प्रेग्नेंट मदर, या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ द मीजल वैक्सीन। अगर मीजल्स का वैक्सीन किसी को लगाया और वो इन्फेक्टेड मटेरियल से लगा दिया तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है। ये चीज़ें बहुत कॉमन नहीं हैं, है ना, बहुत रेयर हैं, ये नहीं होती जनरली। इसके बाद में मिसलेनियस इवेंट्स जिनका कोई एसोसिएशन नहीं है, नो कोज, अभी तक नहीं पता। ये क्या हुआ कि जैसे वो बोलते हैं ना कि कौवे का बैठना और डाली का टूटना एक साथ हो गया, तो दोष दे दिया कौवे को कि तू डाली पे बैठा इसलिए डाली टूट गई। ऐसा नहीं, कई बार क्या वैक्सीन लगाया उसी समय बच्चे के किसी और वजह से बुखार आ रहा था,
या बुखार आने लगा था, लेकिन हमने उसी समय वैक्सीन लगा दिया और बुखार आ गया बच्चे को, तो बच्चे के पेरेंट्स ने बोला कि वैक्सीन की वजह से फीवर आया, और उसका फीवर किसी और कारण से आया हुआ था। इस तरह के भी कई सारे इवेंट्स हमारे देखने को मिल जाते हैं। या फिर एमएमआर वैक्सीन से ऑटिज्म होना, सडन इन्फेंट डेथ हो जाना, या इन्फ्लामेटरी बोल डिजीज हो जाना, एमएमआर से डायबिटीज, हिप वैक्सीन से डायबिटीज हो जाना, ठीक है, किसी भी वैक्सीन से अस्थमा डेवलप हो जाना, क्योंकि अस्थमा इम्यूनिटी की प्रॉब्लम करता है, इम्यूनिटी प्रॉब्लम से होता है, ठीक है। अब एएफआई का मैनेजमेंट क्या करेंगे, सिंपल है, हमको एक तो पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना है 15 से 30 मिनट। अभी कोविड के वैक्सीनेशन में सबको पता चल चुका है कि 30 मिनट का ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है। एड्रेनलिन हमको रखना है हमारे पास हमेशा एनाफाइलेक्सिस से डील करने के लिए, और जो भी एनाफाइलेक्सिस होता है एड्रेनलिन देके फटाफट उस बच्चे को आईसीयू में या क्रिटिकल एरिया में शिफ्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से अगर जरूरत है तो फीवर की ट्रीटमेंट की तो फीवर देना है, ऑक्सीजन की जरूरत है सेचुरेशन चेक करते रहो तो ऑक्सीजन देना है। तो ये तो हमारे रूटीन चीज़ें होती हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोल्ड चेन। तो ये कोल्ड चेन के बारे में हम अब कल करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना भी टाइम है नहीं, कोल्ड चेन थोड़ा बड़ा टॉपिक है। कोल्ड चेन कल हम डेमोग्राफी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम थोड़ा सा कोल्ड चेन के बारे में मैं एक बार बता देता हूँ कि कोल्ड चेन क्या होती है। कि कोई भी वैक्सीन जो होता है उस वैक्सीन को हमको 2 डिग्री से 8 डिग्री के अंदर मेंटेन करना रहता है। अब 2 डिग्री से 8 डिग्री में मेंटेन करना है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा या टेम्परेचर घटा तो वैक्सीन खराब हो जाएगा। अब वैक्सीन बनता क्या है, मैन्युफैक्चरर के यहाँ, वहाँ से बन करके आता है और कहाँ तक पहुँचता है वो जिसके लगाया उस तक, रेसिपिएंट तक। वहाँ से मान लो कोई फैक्ट्री है जो हैदराबाद में लगी हुई है, वहाँ वैक्सीन बना, और हमारे यहाँ पास में किसी गांव में किसी छोटे से सब सेंटर पे जा कर के वैक्सीन लगा, तो वहाँ से वहाँ तक इतनी लंबी दूरी तय करके वैक्सीन पहुँचा, उस दौरान टेम्परेचर 2 डिग्री से 8 डिग्री रहना चाहिए। यानी कि जहाँ बना वहाँ भी ऐसी सुविधाएँ थी कि टेम्परेचर पे स्टोर सही टेम्परेचर पे स्टोर किया, उसका उसको भेजा वहाँ से तो भी सही टेम्परेचर पे भेजा, और उसके बाद उसमें हमने उसका ट्रांसपोर्ट किया, वो भी हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ट्रांसपोर्ट किया। ये सारी चीज़ें कोल्ड चेन कहलाती है। तो इसको हम जो है कल करते हैं, क्योंकि इसमें क्या थोड़ा बड़ा टॉपिक है, कोल्ड चेन के कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, तभी मैं जल्दीबाजी में कराऊंगा। तो जो है क्योंकि अभी आपकी नेक्स्ट क्लास है ना 4:30, एनाटॉमी की जो एमएसएन वाली क्लास चल रही है, ठीक है बच्चों। और आपको वो बता ही दिया था मैंने कल, अभी हमारे यहाँ पे कोर्स का चल रहा है 999 में हम लोग कोर्स दे रहे हैं, और टेस्ट सीरीज ओनली 99 रुपीज़ में दे रहे हैं। तो आपको कोई दूसरे कोई फ्रेंड हो जो नर्सिंग के अलावा कोई दूसरा कोर्स करना चाह रहे हैं, रीट का है, पटवारी है, या जो भी हैं, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपन आपसे कल मिलते हैं, ओके बच्चों, बाय।